हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में साइंस बाय लॉ। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको हम एक और भाषा में जेनेटिक्स नाम से जानते हैं। आज हम इसमें आपको पूरा जेनेटिक्स का एक एक कंसेप्ट किस प्रकार से होता है, क्या होता है, और अगर आप ही इस प्रकार से घबराते हैं, जेनेटिक्स से घबरा रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। अब से जब हमारा वीडियो आप अंतिम में देखिएगा तो आपको ये पता चल रहा होगा कि हमने जेनेटिक्स को पूरा क्लियर कर चुके हैं और अच्छे तरीके से आपको एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुका है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपका कि किस प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से सब ये आ जाएंगे। चलिए आते हैं। नाम है चैप्टर का, सबसे पहले लिख देते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या बोला जा रहा है? चैप्टर का नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है क्लास 12 का, याद रखेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर में नाम में ही जाएं तो आपको पूरा का पूरा अंदाजा लग चुका होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इनहेरिटेंस का अर्थ ही होता है कि हमारे पेरेंट्स से हम तक जो गुण आता है, किस प्रक्रिया से आता है, किस प्रोसेस से आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। यानी बाय प्रोसेस विच पेरेंटल कैरेक्टर आर अपीयर्स ऑन ऑफस्प्रिंग, यानी कि अगर ऑफस्प्रिंग यानी जो बच्चे हैं उनमें पेरेंटल कैरेक्टर आ रहा है, जिस प्रोसेस से आ रहा है उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। वेरिएशन यानी जिस प्रकार से भी बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। यानी यहाँ पर एक वर्ड आएगा जेनेटिक्स। सबसे पहला कि जेनेटिक्स को डिफाइन करिए। अब हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि ये रिवीजन क्लास है, तो हम एक एक टॉपिक को लेकर जरूर चलेंगे, लेकिन इसका डेफिनेशन हम आपको सिर्फ बोलेंगे। आपका काम है कि उसको समझ के लिख लेना होगा, ठीक है। जेनेटिक्स में क्या बोलेंगे कि दिस इज ब्रांच इन विच वी टेल्स अबाउट या वी सेड इनहेरिटेंस या वी स्टडीड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि जिसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन का स्टडी करते हैं उस साइंस को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। जैसे कहने का अर्थ है बायोलॉजी में लिविंग के बारे में पढ़ते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं। जूलॉजी यानी कि एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी कहलाता है। अगर प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो बोटनी कहलाता है। उसी प्रकार से अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे जेनेटिक्स। क्लियर हो गया होगा, अपने दिमाग में आ रहा होगा। उसके बाद आपको दो वर्ड तो ऊपर ही दिख रहे हैं, इनहेरिटेंस। अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की तो आप इनहेरिटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप क्या लिख सकते हैं इनहेरिटेंस के लिए कि बाय प्रोसेस इन विच, क्या बोला जा रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि पेरेंटल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं किसी भी बच्चों में, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। उसके बाद हेरिडिटी, आपने बचपन से ही सुना है, 10th क्लास से ही, हेरिडिटी जिसको हम अनुवांशिकता बोलते हैं। हेरिडिटी क्या है? यानी वो गुण जो पेरेंट्स से बच्चों तक आ रहा है उस गुण को हम लोग बोलेंगे हेरिडिटी। क्लियर हो गया? यानी जो गुण आ रहे हैं अनुवांशिक गुण उसको बोलते हैं अनुवांशिक गुण को हेरिडिटी, और जिस प्रोसेस से आ रहा है उसको बोलेंगे इनहेरिटेंस। वेरिएशन, आते हैं वेरिएशन को लिखते हैं। क्या हो जाएगा वेरिएशन में? आप बताइए। वेरिएशन में क्या लिखना चाहेंगे कि जो भी डिसिमिलैरिटीज है, यानी कि जो बच्चे हैं अपने पेरेंट से अलग आते हैं, अलग वैरायटीज आते हैं, डिसिमिलर होते हैं, कोई गुण ऐसा होता है जो पेरेंट में नहीं है लेकिन बच्चों में आ चुका है, वो जो विभिन्नताएं हैं उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? वेरिएशन। अब हमें लगता है कि आपको ये चारों के चारों डेफिनेशन क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर में बढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को कुछ फंडामेंटल्स याद रखने होंगे कि जैसे कि अगर मान लेते हैं किसी भी एनिमल्स में या किसी भी प्लांट में तो एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, और डीएनए किस रूप में होता है? क्रोमोसोम के रूप में होता है। इस प्रकार से ये क्रोमोसोम के रूप में होंगे हमारे शरीर में भी और किसी भी प्लांट के शरीर में भी। तो आपको ये जो क्रोमोसोम दिख रहे होंगे हमारे शरीर में डिप्लॉयड होता है, यानी कि ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, एक सेट इधर, एक सेट इधर, इसको हम लोग डिप्लॉयड बोलते हैं। लेकिन अगर ये इस प्रकार से रहता सिर्फ, तो इसको हम लोग बोल देते हैं हैप्लॉइड। यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको डिप्लॉयड बोलेंगे, और अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो हैप्लॉइड बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब आपके लिए हम एक सवाल दे रहे हैं कि बताइए, ये आपको बताना है कि ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉयड है या ट्रिप्लॉयड है। ये आपका सवाल रहा, आप इसको कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये हैप्लॉइड था, डिप्लॉयड था या ट्रिप्लॉयड था। क्लियर हो गया? इसका जवाब आप देंगे। हम समझ रहे हैं कि हैप्लॉयड, डिप्लॉयड और बाकी जो भी कंडीशन होती हैं हम आपको समझा चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि ये जो आपका डिप्लॉयड कंडीशन है इसमें आगे करते हैं तब समझाते हैं।
एक सेकेंड, हमने बोल दिया कि ये मान लेते हैं एक कोई भी सेल है, इसमें सेट ऑफ क्रोमोजोम है, 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम है, यानी डिप्लॉयड कंडीशन चल रहा है। ये जो क्रोमोजोम है इनमें डिप्लॉयड कंडीशन चल रहा है। अगर आप इसको गौर से देख रहे होंगे, एक सेट और दूसरा सेट दिख रहा है, इसलिए ये डिप्लॉयड है। तो हम साफ साफ आपके सामने लिख भी दे रहे हैं, ये डिप्लॉयड कंडीशन है। अब बोला जा रहा है कि ये जो क्रोमोजोम है इन दोनों को मान लेते हैं ये 1 1 2 2 3 3 4 4 एक जैसे क्रोमोजोम होंगे। ये पापा से आए हुए हो सकते हैं और ये मम्मी से आए हुए हो सकते हैं। क्लियर है। अब इसी में से ये जो 1 1 क्रोमोजोम है, 2 2 क्रोमोजोम है, 3 3 क्रोमोजोम है, 4 4 क्रोमोजोम है, 5 5 क्रोमोजोम है, इन सब को मतलब एक साथ इन दोनों को हम लोग बाहर निकालते हैं। इसको हम लोग बोल देंगे होमोलोगस क्रोमोजोम। कौन सा क्रोमोजोम हो जाएगा? होमोलोगस क्रोमोजोम। अब होमोलोगस क्रोमोजोम में हमने आपको बताया कि ये दोनों के दोनों एक जैसे होंगे, नंबर 1। अब बोला जा रहा है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है इन पर जीन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। किसी भी क्रोमोजोम पर जीन प्रेजेंट होता है। अगर हम आपको जीन का डेफिनेशन दें तो आपको डेफिनेशन लिख लेना होगा, जीन लिखिएगा और उसका डैश देकर लिखिएगा सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्लियर है। सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज जीन, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा डीएनए का क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अब बोला जा रहा है कि इस पर भी जीन होगा, इस पर भी जीन होगा। हमने मान दिया कि ये कोई भी जीन आप ले सकते हैं। जीन का मतलब सीधी सी बात, अगर आप इस चैप्टर को एक बार भी नहीं पढ़े हैं तो सुन लीजिए। जीन क्या करता है? हमारे शरीर में कोई भी कैरेक्टर, कोई भी गुण को लाने का, दिखाने का काम करता है। जैसे आप अगर गोरे हैं तो वो जीन की वजह से, अगर आप काले हैं तो जीन की वजह से, या आप मोटे हैं तो भी जीन की वजह से, पतले हैं तो जीन की वजह से, यानी ये जीन है। हमने बोल दिया कि ये जीन है और यहाँ पर मान लेते हैं ए जीन है और यहाँ पर भी ए जीन है। अब यहाँ पर जीन की बात आती है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पर भी एक जीन है, इनमें सेम जीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अलग अलग पर जीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और दोनों एक जैसे छोटे छोटे, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करते हैं। आइए, यानी जो मेंडल बात किए हैं उसकी बात कर रहे हैं। मेंडल ने क्या बोला है कि अगर मान लेते हैं कोई जीन है तो जीन को हम एलील बोलेंगे। यहाँ पर जीन नहीं बोलेंगे, बार बार एलील बोलेंगे। एलील के लिए इन्होंने 2 वर्ड यूज किए हैं कि 2 प्रकार के एलील होंगे। एक तो आपका डोमिनेंट एलील होगा और एक रेसेसिव एलील होगा। क्लियर हो रहा है। यानी एक आपका डोमिनेंट एलील हो सकता है और एक रेसेसिव एलील हो सकता है। कोई भी डोमिनेंट एलील होगा तो हम उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, जैसे TAVX इस प्रकार से। लेकिन जो भी छोटा होगा, रेसेसिव होगा, उसके लिए हम छोटा वर्ड यूज करेंगे TAV और X इस प्रकार से। यानी ये बोलते हैं मेंडल कि अगर एलील है तो उसमें डोमिनेंट हो सकता है, रेसेसिव हो सकता है। डोमिनेंट क्या है? अगर मान लेते हैं कि कोई भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो कहानी उसके हिसाब से चलेगा, और अगर कोई रेसेसिव जीन है यानी रेसेसिव एलील है तो कहानी तब भी डोमिनेंट के हिसाब से चलेगा। यही तो खासियत है कि जब भी कोई डोमिनेंट प्रेजेंट है तो कहानी उसके अनुसार चलेगी, कभी भी रेसेसिव के अनुसार नहीं चलेगी। आइए इसको समझाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या है डोमिनेंट, क्या है रेसेसिव? हमने मान लिया कि इस प्रकार से क्रोमोजोम है, एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन हो सकते हैं इसके। हमने बोल दिया एक इस प्रकार से। अब जहाँ पर भी जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम पे, उसको हम लोग बोलते हैं लोकस। याद रखेंगे इस चीज़ को कि जहाँ पर भी क्रोमोजोम पे जीन प्रेजेंट होता है उसको बोल देंगे लोकस। और अगर एक से ज़्यादा जीन एक ही क्रोमोजोम पर प्रेजेंट हैं, जैसे हम इधर दिखा रहे हैं एक से ज़्यादा जीन प्रेजेंट है, तो इन सब को हम बोल देंगे लोकाई। याद रखेंगे कि लोकस सिंगुलर है और लोकाई प्लूरल है। अगर बहुत सारे लोकेशन है तो हम उसको बोल देंगे लोकाई। क्लियर? आइए इधर दिखाते हैं आपको। हमने बोल दिया कि एक मान लेते हैं डोमिनेंट एलील है और एक रेसेसिव एलील है। क्लियर है। यानी ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव, तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग के लिए हम लोग यूज करते हैं हेट्रो वर्ड, यानी हेट्रोजाइगस हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? हेट्रोजाइगस। इसको हम लोग बोल देंगे साधारण सी भाषा में हेट्रोजाइगस। अब हमने बोला कि यहाँ पर आ जाइए। अगर आपको ये क्रोमोजोम दिख रहे होंगे, 2 क्रोमोजोम बना लीजिए। सबसे पहले तो आपका काम रहेगा 2 क्रोमोजोम बनाना। हमने बोल दिया इधर इधर दोनों में मान लेते हैं कि T है और T है, यानी दोनों छोटे छोटे T हैं और यहाँ पर दोनों बड़े हैं। इस प्रकार से ले सकते हैं कि दोनों T बड़े बड़े। तो इधर बना देते हैं एक बार और T। हमने बोला कि जब दोनों या तो बोथ एलील्स रेसेसिव होने चाहिए या बोथ एलील्स डोमिनेंट होने चाहिए, तो इन दोनों कंडीशन को हम लोग बोल देंगे होमोजाइगस कंडीशन। होमो का मतलब एक जैसा, यानी ये कंडीशन हो जाएगा आपका होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन अगर मान लेते हैं इसमें या तो डोमिनेंट या तो रेसेसिव, सिर्फ एक ही क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है, तब हम उसको बोल देंगे हेमीजाइगस। हेमी का मतलब आधा, यानी कि इसमें सिर्फ आधा ही
डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, आधा जीन प्रेजेंट है इसलिए, यानी एक ही क्रोमोसोम पर जीन है इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। क्लियर हो गया, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस और हेमीजाइगस। आगे बढ़ते हैं। अब जिसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं उस पे आते हैं कि मेंडलिज्म क्या है, या बोले कि मेंडल कौन है, या मेंडल का थ्योरी क्या है। तीनों बात, मेंडल क्या है, सॉरी मेंडल कौन है, मेंडल का थ्योरी क्या है, मेंडल ने क्या क्या चीजें बोली है। ठीक है, आते हैं मेंडलिज्म। सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो मेंडल का जन्म हुआ है वो हुआ है आपका 18 जुलाई को 1822 में। क्लियर है, ऑस्ट्रिया में, याद रखेंगे एक देश है ऑस्ट्रिया जहां पर इनका जन्म हुआ है। ऑस्ट्रिया में 18 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ है। और ये जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं गार्डन पी पर, यानी पी पर, गार्डन पी जिसको मटर बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा पाइजम सटाइवम। याद रखेंगे कि ये इसका पाइजम स्टाइवम नाम हो जाता है साइंटिफिक नेम। अब आता है कि इन्होंने स्टडी कितने साल तक किया है, याद रखेंगे 1856 से 1863 तक, यानी 7 साल, यानी 7 ईयर तक इन्होंने वर्क किया है। किस पर, पाइजम सटाइवम पर। और बोला जा रहा है कि अगर हम आपसे बोल दें कि जो पाइजम स्टाइवम है उसमें कितने जीन हैं, तो 7 जीन का इन्होंने स्टडी किया है। 7 जीन बोले या 7 कैरेक्टर बोले, यानी कि 7 गुण का ये बात करते हैं, या बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यानी 14 कैरेक्टर हो जाएंगे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे कॉन्ट्रास्टिंग का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत बोल सकते हैं। जैसे इन्होंने 7 जीन तो लिए हैं, 7 कैरेक्टर भी लिए हैं। जैसे एक लंबा प्लांट का लंबाई लिया है, लेकिन उस लंबाई में भी 2 लंबाई होते हैं, एक लंबा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, यानी टॉल ड्वार्फ होना चाहिए ना। इस प्रकार से 14 कैरेक्टर हो जाते हैं। अब बोला जा रहा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेंडल है अपने थ्योरी से चमकने से पहले ही डेथ कर चुके हैं। बात गंभीर है कि इनका जो मेंडलिज्म है इनका प्रस्तावित होने से, फैलने से पहले, इनका नाम होने से पहले ही ये मर चुके हैं। यानी कि ये उस कैटेगरी में आदमी आते हैं जो फेमस होने से पहले मर चुके हैं, लेकिन इनका नाम बहुत फेमस हुआ है। बात समझ पा रहे हैं। 1884 में इनकी मौत हो जाती है, और वो भी अनरिकॉग्नाइज्ड, यानी कि ये अभी तक कोई भी इनका नाम उतना कोई नहीं जान पा रहे हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड। तो आपके सामने क्या बोला जा रहा है कि ये मेंडल बिना फेमस हुए ही मर चुके हैं। लेकिन अब बोला जा रहा है कि आप तो मेंडल का नाम सुन रहे हैं, तो फेमस कब हो गए? मेंडल का कौन आपको नाम बता दिया? क्यों आखिर मेंडल का नाम इतना प्रचलित हो गया? मरने के बाद भी आपको नाम उनका याद आ रहा है या फिर पढ़ रहे हैं, क्यों ऐसा? तो याद रखिएगा, इनके मरने के 16 साल बाद, आफ्टर 16 ईयर्स, यानी 16 साल के बाद, अब 16 साल के बाद कहानी आगे चलेगा। ये मेंडलिज्म, अभी बस इतना याद रखिए कि पाइजम स्टाइवम यानी पी पर स्टडी कर रहे हैं, 7 कैरेक्टर हैं, 7 साल तक किए हैं। उसके बाद 1884 में इनकी मौत हो जाती है, बिना फेमस हुए, अनरिकॉग्नाइज्ड। आते हैं आगे, बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर 16 ईयर 3 साइंटिस्ट आते हैं 1900 ईस्वी में। अब बात कर रहे हैं 1800, सोचिए 1822 में जन्म हुआ मेंडल का, 1856 से 63 तक वो स्टडी किए, 1884 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन अब 1900 ईस्वी में 3 साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है, पहला नाम आपका हो जाएगा ह्यूजो डिवरिस हो जाएगा। दूसरे साइंटिस्ट हो जाएंगे आपके कॉरेंस, और तीसरे साइंटिस्ट, जरा आप कमेंट करेंगे तीसरे साइंटिस्ट का नाम, ठीक है? आपका ये रहा कि आपने कितना स्टडी किया है, हम जांच कर लेंगे कि ह्यूजो डिवरिस के बाद कॉरेंस, और कॉरेंस के बाद कौन से साइंटिस्ट होंगे। क्लियर है? आप पे ऊपर छोड़ रहे हैं। अगर जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, हम आपको कमेंट में आपको जरूर इसका आंसर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उसका पहले आंसर दें, ठीक है? तीसरा साइंटिस्ट हम छोड़ दे रहे हैं जानबूझ के। आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। मेंडलिज्म को रीडिस्कवर्ड कर दिया गया है, यानी मेंडल का जो थ्योरी था उसको रीडिस्कवर्ड करने वाले 3 साइंटिस्ट आ चुके हैं 1900 ईस्वी में। उन्होंने अब रीडिस्कवर्ड क्या किया है, या मेंडल ने क्या बोला है, ये तो अभी तक हमने नहीं समझा है, उसको समझेंगे भी थोड़ा सा देरी में। आइए, सबसे पहले उन्होंने मटर का पौधा लिया है, उस पर बात करते हैं कि इन्होंने बोला कि जो मटर का पौधा लिए हैं उसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे, गुण होंगे। जो मटर का पौधा है उसमें गुण है। सबसे पहला प्लांट हाइट, यानी स्टेम हाइट को इन्होंने बोला है। फिर फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड शेप, कलर। सीड कलर अलग है सर, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब छठा।
छठा में इन्होंने बोला पोड कलर, पोड कलर हो गया। और सातवां आपका बचता है, यहाँ पर आ जाएगा, एक सेकेंड हम बस मिला लें। हाँ, इन्होंने बात किया है सातवां में सीड शेप हो चुका है, कलर हो चुका है, पोड कलर हो चुका है, और आपका पोजीशन भी हो चुका है। एक सेकेंड हम मिला लें कौन कौन से कैरेक्टर हो चुके हैं। प्लांट हाइट हो चुका है, फ्लावर कलर बिल्कुल, फ्लावर पोजीशन भी हो चुका है, सीड शेप भी हो चुका है, पॉड शेप नहीं हुआ है, पॉड कलर हुआ है लेकिन पॉड शेप यही छूट रहा है। एक सेकेंड बस आपके सामने हम लिख दे रहे हैं तुरंत से, पॉड शेप। क्या बोलते हैं इन्होंने कि इनमें कुछ चीज़ें होंगी। प्लांट हाइट, जो भी प्लांट हाइट होगा या तो हम इसको टी या टी से डिनोट करेंगे। जो फ्लावर पोजीशन होगा, अब यहीं पर हम लिख दे रहे हैं कि जो फ्लावर पोजीशन होगा ये एक्सियल हो सकता है या टर्मिनल हो सकता है। ये टी टी ऐसे लगेगा कि सर एक ही चीज़ लिख रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलते हैं बढ़िया से डिटेल में। चलिए हमने डायरेक्ट लिख देते हैं, चलिए आप समझ जाएंगे। उसके बाद हमने बोला कि ये डोमिनेंट हो सकता है या रेसेसिव हो सकते हैं, इनके जो जीन हैं। तो जो प्लांट हाइट है इसको आप डोमिनेंट में टॉल रख सकते हैं और रेसेसिव में इसको शॉर्ट रख सकते हैं, यानी जिसको हम ड्वार्फ बोलते हैं। तो अब इन्होंने बोला मेंडल ने कि जो प्लांट हाइट है इसको टॉल, टॉल के लिए बड़ा टी रखेंगे, यानी जो डोमिनेंट का पहला लेटर होगा उसको हम डोमिनेंट में रख देंगे बड़ा बड़ा लेटर, यानी इन्होंने बोला टॉल के लिए हम टी रखेंगे और ड्वार्फ के लिए हम छोटा टी रखेंगे। इसके बाद फ्लावर कलर, कलर की बात करें तो कलर दो प्रकार के होते हैं, एक तो वायलेट होता है और एक वाइट होता है। तो वायलेट के लिए उन्होंने बोला कि एक वायलेट हो जाएगा बड़ा भी, और वाइट के लिए हो जाएगा आपका छोटा भी। पोजीशन, फ्लावर पोजीशन एक्सियल हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है। एक्सियल में बड़ा ए आ जाएगा और टर्मिनल में छोटा ए आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। सीड शेप में, सीड शेप दो प्रकार के हो सकते हैं, राउंड हो सकता है, राउंड के लिए हम आर लिख रहे हैं और रिंकल्ड के लिए छोटा आर लिख रहे हैं। आप लिखते जाइएगा, आपके कॉपी में अगर नहीं हुआ होगा तो। अब सीड कलर की बात करें, कलर किस प्रकार से हो सकता है याद रखेंगे। मटर का पौधा होता है, जो मटर में येलो कलर डोमिनेंट होता है और ग्रीन कलर रेसेसिव। यही तो बात मेंडल बोल रहे हैं कि येलो डोमिनेंट होगा और ग्रीन आपका रेसेसिव हो जाएगा। पॉड कलर में आइए, पॉड कलर उल्टा है सर, यहाँ पर ग्रीन आपका डोमिनेंट हो जाएगा और येलो आपका रेसेसिव हो जाएगा। इसके बाद पॉड शेप की बात करें, पॉड शेप में बोला जा रहा है कि वो इन्फ्लैटेंड हो सकता है या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। ये 7 कैरेक्टर की बात मेंडल करते हैं कि जो भी प्लांट हाइट होगा वो लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है। फ्लावर कलर की बात करिएगा, वायलेट हो सकता है या वाइट हो सकता है। पोजीशन की बात करिएगा, एक्सियल या टर्मिनल हो सकता है। और सीड शेप की बात करिएगा, वो राउंड या रिंकल्ड हो सकता है। कलर की बात करिएगा, किसकी कलर, सीड कलर की, तो वो येलो डोमिनेंट हो जाएगा और आपका ग्रीन रेसेसिव हो जाएगा। पॉड कलर की बात करिएगा, ग्रीन डोमिनेंट हो जाएगा और रेसेसिव में आपका येलो आ जाएगा। पॉड शेप इन्फ्लैटेंड हो सकता है और कंस्ट्रिक्टेड का मतलब इस प्रकार से हो जाएगा, सिकुड़ा हुआ। लेकिन इन्फ्लैटेंड का मतलब आपने कभी ना कभी मटर को देखा होगा, इस प्रकार से होता है, फूला हुआ है तो इन्फ्लैटेंड है, सिकुड़ा हुआ है, चपटा हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 कैरेक्टर। अब इन्होंने बोला कि हम 7 कैरेक्टर जरूर ले रहे हैं और मटर के दाने पर 7 जीन भी होते हैं, याद रखेंगे। 7 जीन 7 कैरेक्टर। लेकिन मेंडल का कहना है कि 7 कैरेक्टर 7 जीन पर 7 जीन 7 क्रोमोसोम पे इस प्रकार से प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी 3 4 7 इस प्रकार से आपने बोला कि मेंडल ने कि 1 2 3 4 5 6 7 7 क्रोमोसोम होते हैं जरूर मटर के पौधे में, लेकिन 7 पर जीन नहीं होता है, याद रखेंगे। सिर्फ 1 4 5 7 पर जीन होगा। इस प्रकार से 2 हो जाएंगे और यहाँ पर 4 पर 1 2 3 हो जाएंगे और 5 पर यानी कि 3 2 5 और एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा। याद रखिएगा, आपकी किताब में ये छपा हुआ होगा या फिर नहीं है तो आप नोट कॉपी में एक बार जरूर देख लेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि ये रिवीजन क्लास है, तो आप इसमें देख लेंगे 7 जीन 7 कैरेक्टर किस प्रकार से 7 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे कि किसको बोल रहे हैं मोनोहाइब्रिड। तो देखिए याद रखेंगे, मोनो का मतलब एक, हाइब्रिड का मतलब क्रॉस। जब हम एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाएंगे, या अब मेंडल करवा रहे हैं तो सीधी सी बात है, जब मेंडल ने एक कैरेक्टर को एक समय पर पढ़ा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपके सवाल में आपके एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आप उसका आंसर लिखेंगे मेंडल स्टडीड 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
यानी कि हम लोग एक कैरेक्टर को लेंगे, किसी एक कैरेक्टर को ले लीजिए, हमने प्लांट हाइट को लिया। आ जाइए, प्लांट हाइट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। अब बोला जा रहा है कि जो डोमिनेंट होगा टॉल होगा, जो रिसेसिव होगा ड्वार्फ होगा। टॉल में बड़ा टी आ जाएगा और रिसेसिव में छोटा टी आ जाएगा। इस प्रकार से आप सबसे पहले इसका गैमिट बनाएंगे। अब आप अगर 12 में हैं और गैमिट बनाना नहीं आता है तो सुन लीजिए, जब भी होमोजाइगस रहेगा तो उसका सेम एक एक लेटर लिखते जाएंगे, और जब हेट्रोजाइगस रहेगा, कहने का अर्थ कि होमोजाइगस था इसलिए इसका एक लेटर और इसका होमोजाइगस का एक लेटर आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हेट्रोजाइगस रहता है इस प्रकार से, मान लेते हैं इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहता है कि इसका गैमिट बनाइए, जो कि हम आगे करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ जाइए। इसका जब हम गैमिट बनाते हैं तो देखिए सबसे पहले हमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस काउंट करना पड़ता है। ये हेट्रोजाइगस 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आपके सामने 2 हेट्रोजाइगस पेयर दिख रहे होंगे, इसलिए सबसे पहले 2 लिखिए और 2 के पावर 2 लिख लीजिए, यानी 2 के पावर जितना भी हेट्रोजाइगस पेयर होगा यहाँ पर आ जाएगा, इसी जगह पर आ जाएगा 2 टू द पावर जितना भी होगा हेट्रोजाइगस, और उतना गैमिट बन जाएगा। हम आगे गैमिट बनाना सिखाएंगे। चलो आ जाइए, अब गैमिट बन चुका है। अगर मेल होगा तो मेल गैमिट, फीमेल है तो फीमेल गैमिट, दोनों को फ्यूज करवाइए। टी और टी आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर टी और टी जो आ रहा है, जब आपने क्रॉस करवाया, ये जो आया है इसी को हम बोल रहे हैं F1 जनरेशन। कौन सा जनरेशन? F1 जनरेशन। F1 का पूरा नाम होता है फिलियल, हो जाएगा फिलियल जनरेशन, यानी नंबर 1 जनरेशन, यानी कि ये बहुत अच्छा जनरेशन है, याद रखेंगे। अब इनके द्वारा जो मेंडल है क्या बोल रहे हैं कि जब टॉल और ड्वार्फ को आप करवाइएगा क्रॉस तो उस समय हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगा, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में बोला जा रहा है कि जब डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होता है तो ये डोमिनेंट को बताता है, ये जो पौधा होगा डोमिनेंट होगा, यानी कि ये पौधा कैसा हो जाएगा? टॉल। कभी भी ड्वार्फ नहीं हो सकता है, मेंडल का कहना है अभी के लिए। मेंडल क्या कह रहे हैं कि जब डोमिनेंट और रिसेसिव एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो केस किसके अनुसार चलेगा? डोमिनेंट के अनुसार, यानी ये पौधा कैसा हो जाएगा? डोमिनेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाएंगे, यानी आपको सामने सामने दिख रहा होगा T क्रॉस T, यानी TT क्रॉस TT हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसका गैमिट बनाएंगे। अभी हमने बताया था कि अगर 2 हेट्रोजाइगस है तो 4 गैमिट बनेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक ही हेट्रोजाइगस पेयर है, यानी 2 के पावर 1 हो जाएगा, यानी गैमिट 2 बनेंगे। T, T, इधर भी T, T। अब इस चीज को हम पनेट स्क्वायर में दिखाएंगे। यहाँ पर F1 जनरेशन और इधर टॉल है। चलिए अब हम आपको पनेट स्क्वायर बनाना सिखा रहे हैं कि पनेट स्क्वायर में क्या होता है, देखिएगा गौर से। देखिए हॉरिजॉन्टली मेल हो जाएगा और वर्टिकली फीमेल हो जाएगा गैमिट। अब जो मेल और फीमेल अगर आपकी किताब में दिखा है, जो भी एग्जाम है उसमें सवाल में आएगा तो ठीक है, अच्छी बात है। टी हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा, दिख रहा है इस प्रकार से। टी टी इधर बैठा दिया, टी टी इधर बैठा दिया। अब इसका क्रॉस करवाए, टी 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 और ये टी और टी, इस प्रकार से हो जाएगा, बन जाएगा। आप गिनिए, गौर से गिनिएगा, 1 2 3 4। फिनोटाइप अगर आप देखिएगा, मतलब जो टोटल प्रोजेनी है, टोटल बच्चे कितने बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं। लेकिन हम पूछ रहे हैं 4 प्रोजेनी हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी कितने टाइप्स हैं? तो टाइप्स में हम लोग उसको लिख देते हैं फिनोटाइप, कि जो फिनोटाइप होगा कितने प्रकार का होगा। तो देखिए ये टॉल दिख रहा होगा आपको, पूरा डोमिनेंट है सर, टॉल है, इसमें भी डोमिनेंट एलील है, टॉल है, इसमें भी डोमिनेंट एलील, ये बड़ा टी लिखा हुआ है, ये टॉल हो जाएगा, ये ड्वार्फ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखें कोई भी डोमिनेंट नहीं है। अगर कोई भी डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं होता है तो वो रेसेसिव होता है, और वो रेसेसिव को बताता है। यानी यहाँ पर 3 आपके टॉल हो जाएंगे और 1 ड्वार्फ हो जाएगा, यानी फिनोटाइप कितने हैं? 2 हैं। जिसमें अगर हम फिनोटिपिक रेशियो पूछें आपसे तो वो रेशियो हो जाएगा 3:1, क्योंकि 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है। अब जीन का अरेंजमेंट देखिएगा तो आपको देखिए एक ये जीन का अरेंजमेंट दिख रहा होगा, एक जैसे ये दोनों हैं, यानी कि आपको अगर जीनोटाइप पूछा जाए कि जीन का टाइप्स कितना है, 3 टाइप का, देखिए एक टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। लेकिन अगर जीनोटिपिक रेशियो पूछ दिया तो देखिए एक टाइप इसका है, 2 इस सेम तरह के हैं तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद 1 आ जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका मोनोहाइब्रिड यहाँ पर क्लियर हो जाता है। 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 हो जाएगा, और फिनोटाइप 2 हो जाएंगे, जीनोटाइप 3 हो जाएंगे। एक बार अच्छे तरीके से सुन लीजिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं? एक बार
जब हम लोग एक कैरेक्टर को लेते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। सबसे पहले डोमिनेंट और रिसेसिव ले लेंगे, उनका गैमेट इस प्रकार से बना देंगे कि बड़ा टी था तो टी आ जाएगा, छोटा टी था तो टी आ जाएगा, छोटा टी, और उसको जब फ्यूज करवाएंगे तो F1 जनरेशन आ जाएगा। और जब हम F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमें दो गैमेट मिलेंगे, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। उसको पनेट स्क्वायर में बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी इस प्रकार से बैठाएंगे, बड़ा टी एक तरफ आ जाएगा, बड़ा टी छोटा टी एक तरफ, बड़ा टी छोटा टी इस प्रकार से आते जाएगा। फिनोटाइप 2 हो जाएंगे और जीनोटाइप 3 हो जाएंगे। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 हो जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फंडा होगा क्लियर हो गया होगा। एक बार नहीं हुआ है तो आप खुद से बाकी के 2-3 कैरेक्टर को बनाकर देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए नहीं सॉरी एक सेकेंड, बस हम एक सवाल यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि आपका जो एग्जाम है उसमें एक सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस? तो देखिए यहाँ पर जब हेट्रोजाइगस कंडीशन, एक सेकेंड, क्या बोला जा रहा है कि कभी भी किसी भी जनरेशन में अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है यानी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रेजेंट है तो उस समय डोमिनेंट एलील अपना कहानी सुनाएगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे कि इफ हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट देन डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। बस इतना सिंपल सा कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों है तो डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इसी चीज को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? जब भी हम किसी भी एलील को या फिर किसी भी पेरेंट से क्रोमोसोम या फिर जीन को आगे लेकर जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आधा ही कैरेक्टर एक बार में जाता है, आधा ही कैरेक्टर जाता है। इधर भी देखिए आधा कैरेक्टर आधा कैरेक्टर आधा कैरेक्टर आधा कैरेक्टर आगे जाता है, यानी बट जाते हैं कैरेक्टर, को भी ब्लेंडिंग शो नहीं करवाते हैं। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है? यानी कि मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से 2 लॉ दिए। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव हो, कहानी किसके अनुसार चलेगा? डोमिनेंट के अनुसार। इनका कहने का अर्थ है कि जब भी कोई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो दुनिया का, सब में क्या चलेगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस कंडीशन। लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, नॉट यूनिवर्सल, यानी कि ये दुनिया में सब जगह काम नहीं आता, कुछ एक्सेप्शन होंगे, अभी हम एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्यों है? इनका कहने का अर्थ था कि अगर मान लेते हैं एक पेरेंट है जिसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो इसमें बड़ा टी अलग जाएगा और छोटा टी अलग जाएगा, ये दोनों आपस में कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करेंगे। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी कि आप लिखेंगे ट्रेट्स आर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर विदाउट ब्लेंडिंग, यानी कि कोई भी ब्लेंडिंग के बिना जब जाते हैं तो उसी को हम लोग बोल देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेंडल के एक्सेप्शन आए हैं। सुनिए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। पहला एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस आप समझ चुके हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपके लिए एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा कि किस प्रकार से इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर मेंडल के, अब मेंडल के तो ये क्रॉस नहीं है, किसी और ने जो भी क्रॉस करवाए होंगे, हम सिर्फ एक प्लांट को लेंगे और उसका फ्लावर लेंगे। प्लांट है, नाम है इसका स्नैपड्रैगन, याद रखेंगे, नाम आता है एग्जाम में कि कौन सा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, स्नैपड्रैगन, जिसको हम लोग अब साइंटिफिक भाषा में बोले एंटीरेनियम मेजस बोल देंगे। एंटीरेनियम मेजस नाम होता है इसका। अब बोला जा रहा है कि ये जो पौधा है इसमें एक गुण होता है कि इसका जो फ्लावर है, फ्लावर रेड हो सकता है और फ्लावर वाइट हो सकता है, और जो रेड है ये डोमिनेंट है, इधर हम लिख दे रहे हैं इसके लिए कि ये डोमिनेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका रिसेसिव। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम मेंडल के अनुसार चलें तो ये रेड है, रेड का जो फर्स्ट लेटर है इसलिए हम यहाँ पर बड़ा आर लिख देंगे और इसमें छोटा आर लिख देंगे। अब जब इसका गैमेट बनाएंगे तो बड़ा आर बनेगा, इसका जब गैमेट बनाएंगे तो छोटा आर, जब इसको आप मिलाइएगा आर इस प्रकार से हो जाना चाहिए। यानी कि अब आप अगर मेंडल का कहानी जानते हैं तो मेंडल ने क्या बोला है कि जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है तो उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस चलता है, यानी ये कलर रेड कलर का हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कदापि नहीं होता है। क्या कहते हैं कि जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, इस कंडीशन में इनकम्प्लीट का यहाँ पर ना तो ये रेड रहेगा ना तो ये वाइट रहेगा, ये किस कलर का हो जाएगा?
पिंक कलर का फ्लावर आ जाता है, यानी कि ये अपने पेरेंट से बिल्कुल अलग आ जाता है। क्या इसने लॉ ऑफ डोमिनेंस को पालन किया? नहीं किया। यही है ना, यानी इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का अधूरा, ना तो ये डोमिनेंट रहा ना तो ये रिसेसिव रहा, कुछ बीच बीच में आ गया। अब इसका हम आगे इसको हम लोग बोल दिए F1 जनरेशन। F1 को F1 से क्रॉस करवाइएगा, आपको पता चल रहा होगा कि R क्रॉस इस प्रकार से हो जाएगा RR। इसका गैमेट बनाइएगा, R बनेगा, छोटा r बन जाएगा इसका, बड़ा R छोटा r। अब पनेट स्क्वायर की बारी है, बनाइए पनेट स्क्वायर, R R R R, यानी कि यहाँ पर R R आ जाएगा, R R आ जाएगा, R R आ जाएगा और R R आ जाएगा। अब आपको देखने के लिए मिल रहा होगा मेंडल क्या कहते थे कि ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट का कैरेक्टर नहीं आएगा, सिर्फ ये रेड रहेगा, ये पिंक, पिंक और व्हाइट आ जाएगा। यानी कि आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर फिनोटाइप कितने आ रहे हैं? 3 फिनोटाइप, 3 जीनोटाइप, 3, यानी 3 आएंगे, रेड आएगा, पिंक आएगा, व्हाइट आएगा। फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1, यानी कि यहाँ पर फिनोटाइप का रेशियो, जीनोटाइप का रेशियो और फिनोटाइप, जीनोटाइप यहाँ पर बराबर ही हो जाते हैं। फिनोटाइप बराबर, जीनोटाइप बराबर, फिनोटिपिक रेशियो बराबर, जीनोटिपिक रेशियो बराबर, 1:2:1 हो जाएंगे। ये था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसी में दूसरा एग्जाम्पल आ जाते हैं, सॉरी दूसरा एक्सेप्शन, कोडोमिनेंस। इसके बारे में सुनिए जरा जल्दी से कि कोडोमिनेंस किसको बोलते हैं? को का मतलब साथ साथ, डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट एलील, अगर दोनों साथ साथ डोमिनेंट एलील आ जाते हैं उसी को हम बोलते हैं कोडोमिनेंट। इसको समझने से पहले थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में समझिए कि जो ब्लड ग्रुप होता है आई जीन से डिसाइडेड होता है। हमारे शरीर में 4 प्रकार के जीन हो जाए, सॉरी ये ब्लड ग्रुप होते हैं, ए होगा, बी होगा, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। तो जो ए होता है उसमें आई ए होता है, और जो बी होता है उसमें आई बी होता है, जो ए बी होता है उसमें आई ए और आई बी दोनों होते हैं, और जो ओ होता है उसमें आई नोड होता है। क्लियर है? या इसी को हम दूसरी भाषा में अगर डोमिनेंट और रिसेसिव की भाषा में लिखें तो ये आई नोड आई ए हो जाएगा, आई नोड आई बी हो जाएगा और आई ए, और ये आई ए तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, इसमें कोई भी अनदर केस नहीं आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं छोटा आई छोटा आई जीन के लिए हम लोग लिख देंगे। अब हम बात करना चाहते हैं कि किसी भी फीमेल में या मेल की बात करें उसमें कि किस प्रकार से कोडोमिनेंस आता है। तो देखिए एग्जांपल, आपका डायरेक्ट एग्जांपल आ रहा है कोडोमिनेंस का, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपने भाषा में कि मान लेते हैं हमने मेल मान लिया, फीमेल मान लिया, हमने बोल दिया आई ए है और ये आई बी है और ये आई बी है, डन है। हमने बोल दिया कि इनका जब गैमेट बनाइएगा तो आपको गैमेट पता चल रहा होगा कि आई ए बन सकता है और इनका जो गैमेट बन सकता है आई बी बन सकता है। जब इन दोनों को मिलाइएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि एक ही कंडीशन है और दोनों, सॉरी यहाँ पर आई ए आएगा ना, एक ही कंडीशन है और यहाँ पर दोनों के दोनों डोमिनेंट है। तो अब बताइए कहानी बी के अनुसार चलना चाहिए या ए के अनुसार चलना चाहिए? मेंडल का कहानी क्या था कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में हम डोमिनेंट को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दोनों डोमिनेंट आ चुके हैं। तो अब क्या कर सकते हैं कि हम ना तो यहाँ पर ए बोलेंगे और ना तो बी बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप आ जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। तो यहीं पर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ए बी ओ ब्लड ग्रुप। याद रखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल होता है कोडोमिनेंस का? ए बी ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर है? कोडोमिनेंस भी एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, हम उम्मीद करें। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक एक्स्ट्रा कि मेंडल ने क्या बोला कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, लेकिन यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसका नाम होता है SBE जीन। इसको आप अपने नोट कॉपी में लिख लेंगे कि SBE जीन क्या करता है कि एक ही जीन होता है 3 कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, यानी वो स्टार्च सिंथेसिस को भी करता है, सीड शेप को भी कर लेता है और सीड कलर को भी कंट्रोल कर लेता है। याद रखेंगे SBE जीन एक प्लांट में पाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। अब जो मेंडल ने जो भी लॉ दिया है, मेंडल का जो लॉ था हमने देख लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लिया। अब इसके बाद एक थ्योरी है जिसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी याद रखेंगे किसने दिया है? सटन एंड बोवरी में। सटन एंड बोवरी में नाम है ये दो साइंटिस्ट का, सटन एंड बोवरी। ये क्या कहते हैं कि जो हमारे शरीर में क्रोमोसोम होते हैं इस प्रकार से, इनमें 1 2 3 4 5 6 23, 1 2 3 4 5 6 23, 1 2 3 4 5 6 23, इस प्रकार से 23 क्रोमोसोम होते हैं सारे, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब हम इसका गैमेट बनाते हैं तो ये 23 क्रोमोसोम निकल जाते हैं और ये भी 23 क्रोमोसोम निकल जाते हैं, यानी 1 से लेकर 23 तक
1 से लेकर 23 तक, इस प्रकार से निकल जाते हैं। यही है कि जब हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन होता है, जब मियोसिस होता है, तो ये जो क्रोमोजोम है ये हाफ हो जाते हैं और गैमेट में ट्रांसफर होते हैं और आगे जाकर जाइगोट बनाते हैं, तो ये 46 के 46 हमारे शरीर में मिल जाते हैं। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा गौर से, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर हाफ होने के बाद फिर से आकर एक बार में 2n कंडीशन में आ जाते हैं। ये कंडीशन किसने समझाया है? सटन एंड बोवरी। इसके बाद ही हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाए हैं कि जीन किसको बोलते हैं, ट्रेट किसको बोलते हैं, क्रोमोजोम किसको बोलते हैं। क्योंकि सोच के देखिए 1956 ईस्वी के दौरान कोई भी माइक्रोस्कोप इतना एडवांस लेवल का था ही नहीं कि जिससे हम क्रोमोजोम देख सकें, जीन देख सकें। और फिर भी 1856 की बात हो रही है कि 1856 में मेंडल ने ये बोल दिया, इसलिए मेंडल इतना फेमस थे। अब बोला जा रहा है कि मेंडल की मरने के बाद जो थ्योरी है इतना पॉपुलर क्यों हुई है, तो याद रखेंगे मेंडल ने मैथ का उपयोग किया है, मैथ स्टैटिक ज़्यादा उपयोग किए हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ रखे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अब आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। डाई हाइब्रिड का अर्थ क्या होता है या डाई हाइब्रिड किसको बोलते हैं, इसको समझिए। डाई हाइब्रिड, अब अभी तक मेंडल एक कैरेक्टर को एक बार पढ़ रहे थे, मोनोहाइब्रिड। जब हम 2 कैरेक्टर को एक साथ पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड। मोस्ट कंफ्यूजिंग भी है लेकिन मोस्ट इजीएस्ट भी है। अब हम लोग प्लांट कैरेक्टर की बात करेंगे। हमने बोल दिया कि जो प्लांट कैरेक्टर आप लेंगे 2 कैरेक्टर लेना होगा, एक कैरेक्टर से हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमने सीड कलर और सीड शेप लिया है, चलिए, यानी सीड शेप एंड सीड कलर लिया है। तो जो डोमिनेंट होगा, क्या कैरेक्टर है देख लीजिएगा, 2 कैरेक्टर है सीड शेप और सीड कलर। जो डोमिनेंट होगा तो आपको पता चल रहा है कि ये राउंड हो सकता है, येलो हो सकता है। जो रेसेसिव होगा ये रिंकल्ड हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। डन है सर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब इसका गैमेट बनाइए। सबसे पहले आप होमोजाइगस कंडीशन को समझ पा रहे होंगे, ये आर आर वाई वाई है, तो इसका जो गैमेट बनेगा आर वाई बन जाएगा। और इसका जब गैमेट बनाएंगे तो आर और छोटा वाई बन जाएगा। इन दोनों को हम फ्यूज करवाएंगे, आर आर वाई वाई बन जाएगा। ये होता है आपका फर्स्ट जनरेशन, जिसको हम F1 जनरेशन बोल देंगे। ये आपके सामने F1 जनरेशन दिखाया हुआ है, यानी बड़ा आर और छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। अब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर लगा सकते हैं, डाई हाइब्रिड में लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा सकते हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा। यानी ये जो प्लांट होगा आपके सामने राउंड होगा और क्लियर। अब आते हैं F1 को F1 से क्रॉस करवाते हैं। इतना आप पहले नोट कर लेंगे और हम अगले स्लाइड में F1 को F1 से क्रॉस करवाकर किस प्रकार से बनेगा उसको दिखाते हैं। आइए, F1 क्रॉस F1 यानी आर आर वाई वाई क्रॉस आर आर वाई वाई। अब हम आपको गैमेट बनाना सिखाते हैं। गैमेट बनाइए। इसका जब गैमेट बनाएंगे तो हम देखिए गैमेट बनाने का तरीका होता है, जो दोनों बड़े हैं उसको एक बार रख लीजिए, बड़ा और बड़ा हो गया। फिर दोनों छोटे को एक तरफ रख लीजिए, हो गया। अब इस बार एक बड़ा एक छोटा, और दूसरी बार अब इस बार आर बड़ा किए थे तो इस बार आर छोटा कर देंगे और वाई बड़ा कर देंगे। इस प्रकार से सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी आ जाएगा। क्या क्या गैमेट बनेंगे, आर वाई बनेंगे, आर वाई बन जाएगा, आर वाई बन जाएगा और आर वाई बन जाएगा। क्लियर है, 4 गैमेट बन चुके हैं। इसको भी एक लाइन में अरेंज कर देते हैं ताकि आपको डाई हाइब्रिड यहाँ पर समझा सके। देखिएगा, आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों तरफ गैमेट हम बना चुके हैं। अब बोला जा रहा है कि इसका हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे। बनाइए पनेट स्क्वायर, आ जाइए हमारे साथ में। 1 2 3 4 यहाँ पर भी हो जाएगा। 1 और हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी कि आ जाइए आर वाई, सॉरी एक सेकेंड, चलिए लिखते हैं यहाँ पर आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। इधर भी आ जाइए, आर वाई बड़ा बड़ा छोटा छोटा बड़ा छोटा और छोटा बड़ा। डन है। इतना आपको करना होगा। अगर 5 नंबर का सवाल है तो आपको करना होगा, आपकी मजबूरी होगी, इसमें करना ही पड़ेगा। आ जाइए बनाते हैं, आर आर वाई वाई, इधर आर आर वाई वाई, जल्दी जल्दी बनाते हैं, आर आर वाई वाई, इधर बनाएंगे आर आर
वाई वाई बन जाएगा। इधर बनाइए आर आर वाई वाई हो जाएगा। इधर बनाएंगे आर छोटा वाई छोटा, इस प्रकार से आर आर वाई वाई, इधर आर आर वाई वाई हो जाएगा। इधर आइए आर आर दिख रहा होगा आपको और वाई और छोटा वाई है। इधर फिर बनाइए आर बड़ा छोटा आर वाई छोटा, फिर चाहिए बड़ा आर वाई छोटा। इधर आ जाइए बड़ा आर वाई छोटा वाई बड़ा। क्लियर है? लास्ट में आर आर बड़ा वाई छोटा वाई। इधर आ जाइए आर आर वाई वाई, इधर आ जाइए आर बड़ा हो जाएगा छोटा, इधर से ले लिए हैं बड़ा वाई छोटा वाई, और इधर आर आर वाई वाई। अगर हम इस चीज को ऐसे ना बनाकर डायरेक्ट लिख दें, क्या तरीका है डायरेक्ट लिखने का? आपने ऐसे लिख लिया, बहुत अच्छा किया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप एक बार देख लेंगे कि इस प्रकार से लिख सकते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए एक चुटकी में याद हो जाएगा, ट्रिक है, इसको आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब जो लिखना चाहते होंगे एक बार लिख लेंगे, ठीक है? आइए अब हमने ट्रिक बोला कि सबसे पहले अगर आप डाई हाइब्रिड के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है उसको याद करना चाहते हैं, ठीक है? कि रेशियो किस प्रकार से याद किया जा सकता है। आखिर डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो किस प्रकार से आप याद कर अपने दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से बैठा सकते हैं। एकदम सबसे पहले क्या करना है, दोनों तरफ के बड़े वाले को रखना है, या सॉरी एक तरफ का जो बड़ा वाला है उसको रखते जाइए। यानी सबसे पहले हम बड़ा 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 कर लिए, फिर बड़ा छोटा कर दीजिए, इस प्रकार से तीन तीन का ग्रुप रखना है, फिर छोटा छोटा कर दीजिए, तीनों कर लिए, आसान हो गया। यानी एक ट्रेड का आपने कर लिया, तीन तीन करेंगे, सिर्फ बड़ा 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 तीन हो गया, फिर बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव कर लेंगे। इसके बाद जो दूसरा ट्रेड था उसका बड़ा 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 छोटा छोटा छोटा, फिर से इसी चीज को रिपीट करेंगे, बड़ा 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 छोटा छोटा छोटा, बड़ा 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 छोटा छोटा छोटा। डन हो गया। इतना आसान है सर, सिंपल है, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब सिर्फ बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब क्या लिखना है इसमें, एकदम आसान सा, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, डाई हाइब्रिड क्रॉस खत्म, बस इतना सिंपल। 1 2 1 2 4 2 2 1, सॉरी 1 2 1 2 4 2 1 2 1, जितना मर्जी उतना निकालते रहिए। डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड, हेक्सा हाइब्रिड, जितना मन है उतना निकालते जाइए, आपका आंसर तुरंत से चुटकियों में आते जाएगा। 1 2 1 2 4 2 1 2 1 हो जाएगा। अब कैसे ये याद करना है, ट्रिक को कैसे याद करना है, आइए ये लिखने का तरीका तो हो गया। हमने बोला कि आपके पास जीनोटाइप आप देखिएगा तो 9 प्रकार के जीनोटाइप आ जाएंगे। जीनोटाइप 9, फिनोटाइप कितने आएंगे? तो फिनोटाइप के लिए हमें पता है 4 आएंगे। अब रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो जो है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, डन है। फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1, क्लियर है? इतना अगर आपको याद हो गया, पूरा का पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो चुका है। क्लियर है? हम उम्मीद करें कि यह डाई हाइब्रिड क्रॉस लिखने का तरीका आपको आ चुका है। याद कैसे रखेंगे आप, स्ट्रेस मत लीजिए, अभी तुरंत हम याद करवा रहे हैं, आप बस लिखने का तरीका बताइए कि क्लियर हो चुका है। आइए अब बताते हैं किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम लोग, या याद कैसे करना है। जरा मोनो को याद करिए और ज़्यादा डाई को करिए। हमने बोल दिया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप होते हैं लिख देते हैं मोनो हाइब्रिड। क्या बोला जा रहा है कि अगर आप मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड को अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं, बस थोड़ा सा समय दीजिए, तुरंत से याद हो जाएगा। मोनो हाइब्रिड में याद करिए कि फिनोटाइप कितने होते हैं, 2। तो इसमें मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब होल स्क्वायर यानी कि डबल, तो इसका डबल करेंगे तो फिनोटाइप कितने हो जाएंगे, 4। जीनोटाइप इसमें 3 होता है और इसमें जीनोटाइप कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है सर? डबल करते जाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा। इसमें फिनोटिपिक रेशियो 3:1, इसमें फिनोटिपिक रेशियो डबल कर दीजिए, 3:1 को गुना करिए 3:1 के साथ। चलिए गुना करिए, 3 3 9, 3 एकम 3, 1 को 1 3 यानी 1 3 3, इस प्रकार से, यानी 1 3 3, और इधर से 1 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर। डन है सर? इधर जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, इधर जीनोटिपिक रेशियो को मल्टीप्लाई करिए, 1:2:1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1:2:1 के साथ। आ जाइए मल्टीप्लाई करिए, 1 के साथ तीनों में मल्टीप्लाई करिएगा 1:2:1, 2 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा 2:4:2, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा 1:2:2। इतना सिंपल सा बात है। क्लियर हो गया? ये हो गया मोनो हाइब्रिड, इधर हो गया
डाइहाइब्रिड। बस इतना सिंपल सा बात था। 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, डन है। क्लियर हो गया। मोनोहाइब्रिड क्लियर कर लिए, डाइहाइब्रिड क्लियर कर लिए। आगे बढ़ा जाए। मेंडल का थ्योरी इतना तक सीमित है, हम मेंडल के बारे में जान चुके हैं कि मेंडल ने क्या क्या बातें बोली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मेंडल अगर हम आगे बात करें, आगे थोड़ा सा बात करने से पहले मेंडल जो भी ट्रेट के बारे में बोल रहे हैं, मेंडल का एक लॉ आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोला जाए, अगर आप थोड़ा सा अब एज्यूम करिए कि मान लेते हैं कि आप किसी भी कहीं पे आप काम कर रहे हैं, जैसे आप मान लेते हैं कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आप फूड डिलीवरी करने का एक जॉब करते हैं। अगर फूड डिलीवरी करने के साथ मान लेते हैं कि आपका नाम है, जो भी आप अपने थॉट ला सकते हैं कि आपका ये नाम है, आपके साथ अगर एक और आदमी काम कर रहा है, मान लेते हैं कि उसका नाम है सोहेल, ठीक है, इस प्रकार से कि उसका नाम सोहेल है। क्या आप फूड डिलीवरी करने जा रहे हैं तो क्या सोहेल से आपका कोई कनेक्शन है या नहीं, पहले तो ये सोचेंगे मेंडल के अनुसार, और उसके बाद जो अदर साइंटिस्ट है उनके अनुसार। तो मेंडल क्या कहते हैं कि आप अपना काम करेंगे और सोहेल अपना काम करेंगे, यानी दोनों में कोई भी लेना देना नहीं होगा, मेंडल का कहना है। यानी मेंडल कहते हैं कि अगर हमारे क्रोमोसोम पर 2 जीन प्रेजेंट है तो दोनों अपना अपना कैरेक्टर आगे लेकर जाएगा, इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, मेंडल कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि 2 कैरेक्टर अगर एक ही क्रोमोसोम पर है तो दोनों अलग अलग काम करेंगे, एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन वहां पर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। अब इनके अनुसार क्या बोला जा रहा है कि आप अगर फूड डिलीवरी कंपनी में है तो आपका एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा कि सोहेल से आप बात किए होंगे, कनेक्शन जरूर हुआ होगा, जरूर कॉल करते होंगे कि क्या सोहेल, क्या हालचाल, कनेक्शन तो हुआ ना। यानी कि इनका कहने का अर्थ है कि अगर एक ही क्रोमोसोम पर 2 जीन प्रेजेंट है तो ये आपस में लिंक्ड होते हैं, बातचीत होता है, यानी ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को खत्म कर दिए एक अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब क्या एक्सपेरिमेंट है आइए देखते हैं। इन्होंने क्या बोला कि अगर ए और बी जीन एक ही पर है तो ये लिंक्ड होगा, लेकिन अगर वो दूसरे क्रोमोसोम पर है तो क्या ए और डी कभी भी लिंक्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन, नॉन लिंक्ड जीन। अब यहाँ पर ये कहते हैं, अब हमें पढ़ना है सिर्फ लिंकेज, लिंकेज आ चुका है। लिंकेज के बारे में बोलते हैं मॉर्गन। कौन, किसने बात किया है, थॉमस हंट मॉर्गन ने, नाम है इनका। ये है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर, याद रखिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन है। ये बोलते हैं कि 2 कैरेक्टर अगर एक या फिर 2 जीन एक ही पर है तो ये लिंक्ड होंगे, लेकिन अगर हम इसमें एक और ले आते हैं, डन है, 3 जीन है, क्या तीनों आपस में लिंक्ड है, बिल्कुल लिंक्ड है। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि देखिए ये दोनों में दूरी कम है, इनमें लिंकेज ज़्यादा होगा, इनमें दूरी ज़्यादा है, लिंकेज कम होगा। जैसे आपका एक दोस्त है जो आपके साथ रह रहा है, प्रेजेंट है, आपके ही गांव में है, तो बताइए आपका ज़्यादा बॉन्डिंग होगा कि नहीं, डिस्टेंस कम बॉन्डिंग ज़्यादा। लेकिन एक दोस्त है जो सऊदी अरब में बैठा हुआ है, क्या आपका उससे कोई कनेक्शन होगा, मतलब अगर मान लीजिए टपरी पर जाना हो चाय पीने तो आप किसके साथ जाइएगा, सऊदी अरब वाले के साथ या अपने इस गाँव वाले के साथ, आपका कैसा भी दोस्त है लेकिन गाँव वाले के साथ जाइएगा। यानी कि यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि अगर जो नज़दीक है तो उसके साथ लिंकेज ज़्यादा होगा और जो दूर है उसमें लिंकेज कम होगा। डन है, क्लियर हो चुका है। यानी आप खुद से सोच के देखिए, अगर इसमें लिंकेज कम है तो ये इधर उधर भाग सकता है, इसको कोई उतना मतलब नहीं रहेगा, याद रखिएगा। यानी ये रिकॉम्बिनेंट शो करवा सकता है और ये रिकॉम्बिनेंट शो नहीं करवाएगा। क्या बोला जा रहा है इनके द्वारा, थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा, याद रखेंगे कि जो लिंकेज है ये सब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्रॉसिंग ओवर का, डिस्टेंस का और रिकॉम्बिनेशन का। अगर एक बात याद हो गई तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर जितना ज़्यादा लिंकेज उतना कम, डिस्टेंस जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर उतना कम, रिकॉम्बिनेशन जितना ज़्यादा लिंकेज उतना कम। लेकिन लिंकेज ज़्यादा, क्रॉसिंग ओवर कम, डिस्टेंस कम, रिकॉम्बिनेशन कम। याद रखेंगे दोनों के दोनों या सब के सब अपोजिट होते हैं लिंकेज के। अब लिंकेज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं थॉमस हंट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है एक ड्रोसोफिला पे। क्या बोला जा रहा है ड्रोसोफिला के बारे में, गौर से सुनिए। ड्रोसोफिला का पूरा नाम होता है ड्रोसोफिला मेलोंजेस्टर, पूरा नाम या फिर बोले साइंटिफिक नेम ड्रोसोफिला मेलोंजेस्टर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, यानी कि जो फल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं छोटी छोटी मक्खियां, उसी को बोलते हैं ड्रोसोफिला। सबसे पहले इन्होंने ड्रोसोफिला क्यों सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, याद रखें कुछ पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट है। सबसे पहला, ये छोटे छोटे होते हैं, इनको उगाना लेबोरेटरी में आसान होता है। जो कीड़े हैं छोटे छोटे फ्रूट फ्लाई हैं, इनको आराम से हम उगा सकते हैं। अगर इनका 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 4 ही पेयर है, आसानी से हम चेक कर सकते हैं। इनका लाइफ स्पैन सिर्फ 2 सप्ताह का होता है, जल्दी से ये मर जाते हैं और इनको उगाना एकदम आसान है।
और इनमें मेल और फीमेल को हम आराम से छांट सकते हैं। इसलिए इन्होंने जो थॉमस एंड मॉर्गन है किसको लिए हैं, ड्रोसोफिला को। अब ड्रोसोफिला के बारे में हम पढ़ते हैं। इस ड्रोसोफिला को देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि इसमें अगर इस प्रकार से क्रोमोजोम है तो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोजोम पर ही जीन होगा, वाई पर जीन नहीं होगा। और जो एक्स और वाई होता है वो मेल में होता है और जो एक्स और एक्स होता है फीमेल में होता है। यानी कि आपको पता चल रहा होगा कि ये इंसान के जैसा ही है इनका क्रोमोजोम। अब बोला जा रहा है ये जो एक्स क्रोमोजोम है इस पर 3 जीन हो सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। क्या बोला जाए, अभी हम सिर्फ रॉ डायग्राम बना रहे हैं, समझाने से पहले याद रखिएगा। अब ये इसको लिख ही देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि लिख देते हैं। यानी जो थॉमस एंड मॉर्गन है 3 क्रॉस करते हैं, याद रखेंगे, ए क्रॉस, बी क्रॉस, सी क्रॉस। सबसे पहला क्रॉस ये करते हैं बॉडी कलर, बॉडी कलर और विंग साइज, सॉरी आई कलर में पहला क्रॉस है इनका, बॉडी कलर और आई कलर। और क्रॉस बी आई कलर, क्रॉस विंग साइज, यानी दूसरा क्रॉस ये करते हैं आई कलर और विंग साइज में। तीसरा क्रॉस ये करते हैं, ये देखिए बॉडी कलर हो जाएगा और विंग साइज हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि जो बॉडी कलर होता है उसके लिए डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट देखिए बॉडी कलर अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 प्रकार के बॉडी कलर होंगे ड्रोसोफिला में। जो डोमिनेंट होगा ब्राउन होगा और जो रेसेसिव होगा येलो होगा। और जो आई कलर होगा ये भी 2 प्रकार के होंगे, एक तो रेड कलर हो सकता है और एक वाइट कलर होगा। और जो विंग साइज होता है ये 2 प्रकार के होंगे, एक तो नॉर्मल हो सकता है और एक मिनिएचर होगा। मिनिएचर का मतलब छोटा। अब लिखने का तरीका है, जो येलो है इसको हम वाई से लिखते हैं, जो ब्राउन है इसको वाई प्लस से लिखते हैं, जो वाइट है इसको W से लिखते हैं और जो रेड है इसको W प्लस से लिखेंगे। और यहाँ पर नॉर्मल को M से लिखें, सॉरी M प्लस से लिखेंगे और जो मिनिएचर है M से। क्या बोला जा रहा है कि जो मेंडल ने उपाय लिया था कि डोमिनेंट वाले को हम बड़ा से लिखेंगे और रेसेसिव वाले को छोटा से लिखेंगे, इनका जस्ट अपोजिट चल रहा है कि हम रेसेसिव वाले को छोटा से लिखेंगे और डोमिनेंट वाले को उसका जो रेसेसिव का छोटा है उसी को लिखकर सिर्फ प्लस लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है? आइए हम क्रॉस ए को समझाएंगे और बाकी सब आपके सामने समझ में आ जाएगा धड़ाधड़। आइए क्रॉस ए ले रहे हैं, हमने बॉडी कलर लिया है और आई कलर, 2 कैरेक्टर लिया गया है। आइए इसका क्रॉस करवाते हैं, बॉडी कलर और आई कलर का है, याद रखेंगे। तो सबसे पहले एक ब्राउन बॉडी है और एक इस प्रकार से ले सकते हैं, डोमिनेंट है और रेसेसिव है। हमने इसको मेल बना है और इसी को डोमिनेंट बना दिया। ये एक्स क्रोमोजोम है, ये एक्स क्रोमोजोम है और ये एक्स क्रोमोजोम है। अगर ये डोमिनेंट है तो इसका मतलब इस पर बॉडी कलर के लिए ब्राउन बॉडी, आई कलर के लिए रेड कलर। क्लियर हो गया? आपको पता है अभी तुरंत हमने डोमिनेंट बोला था, प्लस प्लस लगा हुआ डोमिनेंट हो और प्लस नहीं लगा हुआ है तो वो रेसेसिव हो जाएगा। वाई डब्ल्यू। इसका गैमेट बनाइएगा, इसका गैमेट बनाइएगा। ये वाई क्रोमोजोम है, ये वाई क्रोमोजोम आ जाएगा, ये एक्स क्रोमोजोम आ जाएगा। इसके ऊपर वाई प्लस लगा हुआ होगा, इसके प्लस डब्ल्यू प्लस और इधर एक बनेगा इस प्रकार से। डन, क्लियर हो चुका है? इस प्रकार से हम गैमेट बनाना पहले ही, बहुत पहले ही सीख चुके हैं। ये अब बन चुका है गैमेट। अब इसका फ्यूजन करवाइए, बन जाएगा। हाँ डन है। आइए वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। क्लियर है? इधर आप देखिएगा वाई डब्ल्यू दिखेगा और इसमें कोई भी क्रोमोजोम नहीं है तो इसलिए एक्स क्रोमोजोम हो चुका है। यानी आपको दिख रहा होगा कि ये F1 क्रॉस F1 है। क्या है ये? F1 क्रॉस F1 हम आगे करवाने वाले हैं कि इन दोनों में क्रॉस करवाने के बाद हमें क्या मिलता है। इसके ऊपर आते हैं अगले स्लाइड पर। याद रखिएगा वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है? इस प्रकार से है, 2 जनरेशन है। ये एक्स है, ये एक्स है, वाई है। यहाँ पर y था, w था, y प्लस w प्लस और यहाँ पर y w। गैमेट बनाइए इसका। जब हम गैमेट बनाएंगे 1 2 3
4 गैमेट, और इसका गैमेट इधर 1 2 y आ सकता है, इसका x आ सकता है, x में y और w आएगा। अब इसका 4 बनाने का हमारा मोटिव समझिएगा, क्यों 4 बना रहे हैं, क्योंकि 1 2 2 तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं। अब हम थॉमस हंट मॉर्गन का थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो दोनों आपस में लगे हुए हैं, इन दोनों में कोई ना कोई लिंकेज होगा और ये क्रॉसिंग ओवर कर सकता है। यानी एक कंडीशन में ये W प्लस ऊपर जाएगा और W नीचे आएगा। यानी जब हम W प्लस को ऊपर लेके जा रहे हैं तो Y और W प्लस एक साथ आ जाएंगे, बिल्कुल बनेगा गैमेट। और दूसरी कंडीशन में हम W को जब नीचे लेकर आएंगे तो ये Y प्लस W बन जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से 4 गैमेट बना सकते हैं। अब हम इसका करवाएंगे फ्यूजन, पनेट स्क्वायर, आराम से बना लेंगे पनेट स्क्वायर। आ जाइए, बन जाएगा। चलिए एक और बन जाएगा ना, तो उसके लिए हम यहीं पर लाइन खींच देते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा x और यहाँ पर y w, और यहाँ पर मेल हो जाएगा, इधर फीमेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x x x x y w y प्लस w प्लस y w प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका y प्लस w। अब दूसरे पेन से हम बनाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। ये जो व्हाइट कलर वाला है इधर वाला है, सबसे पहले व्हाइट 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 वाला लिखते चलिए। चलिए 1 2 1 2 1 2 1 2, इस प्रकार से। इसमें y w, इसमें y प्लस w प्लस, इधर y प्लस w प्लस, इधर y w प्लस, और इधर y w प्लस, इधर y प्लस w, इधर y प्लस w। अब बोला जा रहा है कि आप ऊपर वाला लिखिए, इसको सॉरी इसको पीले से ही लिखते हैं। डन है? आ जाइए, गौर से लिखिए इसको कि ये y क्रोमोसोम है, सॉरी ये y w हो जाएगा, इधर y क्रोमोसोम, x क्रोमोसोम, x x x x x x हो जाएगा, इधर x और x हो जाएगा, इधर x y और x y। इस प्रकार से इधर आपको सिर्फ लिखना है नीचे वाला y w। अब थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं कि इधर थोड़ा सा जगह नहीं बन पा रहा है, तो आप लिख लेंगे, ठीक है ना। अगर हम ऊपर दोनों की बात करें, देखिएगा गौर से, y w सिर्फ y w मिल रहा है, इधर y प्लस w प्लस, y प्लस w प्लस, y प्लस w प्लस, जो कि हमने पेरेंट में लिया था। जाकर देखिएगा y प्लस w प्लस, अगर आपसे ही हम पूछें तो आपको पता चल रहा होगा कि ये अगर बॉडी कलर की बात करिएगा तो येलो हो जाएगा, एंड और ये वाइट आ जाएगा, आई कलर में वाइट आ जाएगा। और इधर आप अगर इसको गौर से देखिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि ये ब्राउन हो जाएगा एंड ये रेड हो जाएगा। यानी ये दोनों के दोनों डोमिनेंट हो जाए, सॉरी ये डोमिनेंट ये रिसेसिव, यानी ये दोनों के दोनों हो जाएंगे पेरेंटल। और इधर आ जाइए, तो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले आप देखिए ये जो बॉडी कलर है आपको दिख रहा होगा येलो है एंड रेड, और इधर ये वाला हो जाएगा आपके लिए ब्राउन एंड वाइट। यानी आपको ये नए दिख रहे हैं, नए यानी ये पेरेंट से अलग है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट। यानी ये आपके हो जाएंगे रिकम्बिनेंट्स। क्लियर हो गया? ये है आपके सामने क्रॉस ए छपा हुआ है, गौर से देख लेंगे। थॉमस हंट मॉर्गन का ये क्रॉस बनाकर उन्होंने दिखाया था। अब बोला जा रहा है कुछ चीज़ें कि जो रिकम्बिनेशन बने हैं, ये जो रिकम्बिनेशन दिख रहे हैं क्रॉस ए में और क्रॉस बी में और क्रॉस सी में, जो कि हम पहले ही लिखवा चुके हैं। तो ए में होता है 1.3%, बी में होता है आपका 67.2% और सी में हो जाएगा इसमें 38.5%, 37.2%। इस प्रकार से हम थोड़ा सा अगर डाटा में देख ले तो देख लेते हैं, तुरंत से हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, तुरंत से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सबसे पहले y प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका w प्लस, और इधर हो जाएगा आपका मे बी m प्लस। चले यहाँ पर आपका हो जाएगा 37.5%। चलिए हम लिख देते हैं, तब उसके बाद समझ में आ जाएगा। 1.3% ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 38.5%, और ये हो जाएगा आपका 37.2%।
2%, यानी क्रॉस ए आपका हो जाएगा 1.3%, क्रॉस बी आपका हो जाएगा 37.2% और क्रॉस सी आपका हो जाएगा 38.5%। अब यहाँ पर मेंडल ने दे दिया कि रिकम्बिनेशन परसेंट इतना होगा। याद करने का भी अच्छा सा ट्रिक है, देखिए ये दोनों आपस में बहुत दूर है, यानी ये इनकम्प्लीट लिंक्ड है और ये कंप्लीट लिंक्ड नहीं है सर, ये टाइट लिंक्ड है और ये लूज लिंक्ड है, याद रखिएगा। अब बोला जा रहा है कि इनके ही स्टूडेंट, जो मॉर्गन के स्टूडेंट हैं उनका नाम है स्टूडेंट, उन्होंने क्या बोला कि जो मॉर्गन क्रॉस दिए हैं इसी को हम दूरी बता देंगे कि हम लोग जीन की दूरी माप सकते हैं, एक ही क्रोमोसोम में जीन की दूरी मापेंगे। ये हो जाएगा 1.3 सेंटीमॉर्गन, 37.2 सेंटीमॉर्गन, 38.5 सेंटीमॉर्गन। मॉर्गन के स्टूडेंट जिनका नाम है स्टूडेंट, उन्होंने बोला कि हम क्रोमोसोम के बीच में, या बोले क्रोमोसोम के बीच में जो जीन है उनके बीच की दूरी माप सकते हैं। और ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, स्टूडेंट नाम था, उन्होंने बोल दिया कि हम इस प्रकार से सेंटीमॉर्गन नाम देकर और क्रोमोसोम मैपिंग का सिद्धांत दे देंगे। क्लियर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि मॉर्गन का पूरा थ्योरी आपके दिमाग में बस गया होगा, अगर आप जेन्युइनली देख रहे होंगे हमारे लेक्चर को। आगे बढ़ते हैं बीमारियों के बारे में कि कौन कौन सा बीमारी हो सकता है। तो सबसे पहले कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड नाम याद रखेंगे। ब्लाइंड यानी कि ब्लाइंड तो होगा लेकिन कलर के लिए, यानी कि इसमें कोई स्पेसिफिक कलर, कोई भी ऐसा कलर जो दिखाई नहीं देता होगा। अब इसका कैरेक्टर है, ये एक्स लिंक्ड है, यानी सिर्फ और एक्स जीन, एक्स कैरेक्टर पर ही होगा, एक्स क्रोमोसोम पर भी होगा। इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। तीन ही कंडीशन हो सकते हैं और तो कोई कंडीशन नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिजीज, इसको बोलेंगे नॉर्मल बट कैरियर, यानी ये नॉर्मल तो होगी लेकिन कैरियर होगी, लेकिन ये डिजीज हो जाएगा। याद रखें कि जो कलर ब्लाइंड होता है एक बीमारी होता है जिसमें कोई भी कलर आपको दिखाए अच्छे तरीके से, आप डिस्क्लेमर मतलब अंतर नहीं बता पाएंगे, डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, ये होता है कलर ब्लाइंडनेस। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये एक्स लिंक्ड है, इसलिए जब भी क्रोमोसोम एक्स पर ही इसका जीन प्रेजेंट होगा, एक्सी इसका रिप्रेजेंटेशन है, एक्सी अगर ये कोई फीमेल है उस पर सिर्फ एक क्रोमोसोम पे है तो ये नॉर्मल तो होगी लेकिन कैरियर होगी। अगर मेल पर है तो मेल पर एक ही एक्स होता है और वो हो जाएगा डिजीज। इसका क्रॉस आइए देखते हैं, कलर ब्लाइंड का क्रॉस किस प्रकार से हो जाएगा। अगर हमने बोले इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, तो हम आपको बताएं कि ये फीमेल है और ये मेल है। इसका गैमेट बनाइए, इसका गैमेट बनाइए, इसका गैमेट जब बनेगा एक्सी बनेगा, इसका जब गैमेट बनेगा तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब इन दोनों में आप फ्यूजन करवाइएगा, सॉरी ये तो वही सेम चीज़ हो जाएगा। एक सेकेंड रुक जाइए, हम थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर रहे हैं आपके लिए। हमने कंडीशन चेंज कर दिया, इस बार एक्स लिया है और एक्स वाई लिया है, यानी एक बीमार नहीं है और एक बीमार है। इसका गैमेट बनाएंगे एक्स बनेगा, इसका गैमेट बनाएंगे वाई बनेगा। अब फ्यूजन करवाइए एक्सी के साथ एक्स वाई, इसके बाद एक्सी और वाई मिल जाएगा और एक्स और वाई मिल जाएगा। या चलिए इसको पनेट स्क्वायर बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको भी और हमको भी बनाने में, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। आइए देखिए गौर से, बनाइए इस प्रकार से, डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स सी और यहाँ पर वाई हो जाएगा और ये एक्स सी हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। इसका जब मैच करवाएंगे एक्स सी हो जाएगा, एक्स सी वाई हो जाएगा, एक्स सी एक्स हो जाएगा और एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए आपको पता चल रहा होगा कि ये बीमार डिजीज है, यानी सॉरी ये लड़का जो है बीमार है, ये लड़की जो है बीमार है। यहाँ पर जो लड़की है बीमार नहीं है, कैरियर है, और ये लड़का भी बीमार नहीं है, यानी कि जो 50% चांस है अच्छा का चांस है और 50% जो चांस है बीमार का चांस है। अगर कोई मेल बीमार है और कोई फीमेल नॉर्मल है तो क्लियर हो गया होगा, कलर ब्लाइंडनेस क्लियर हो गया। इसी प्रकार से हीमोफीलिया का भी होता है। हीमोफीलिया में भी याद रखेंगे कि एक ऐसा बीमारी है जो इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी आदमी का अगर ब्लड हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर किसी भी इंसान को कट लग जाएगा तो उसका खून नहीं रुकेगा, सिर्फ बहता ही रहेगा। और ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन है, यानी एक्स लिंक्ड बीमारी होता है, यानी एक्स क्रोमोसोम पर ही वो जीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एच जीन, यानी जो हीमोफीलिया को डिसाइड करता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें हीमोफीलिया का, तो दो प्रकार के हीमोफीलिया होते हैं। एक तो रॉयल हीमोफीलिया था, रॉयल डिजीज जिसका नाम होता है, और एक होता है क्रिसमस डिजीज। क्या बोला जा रहा है, जो रॉयल फैमिली में है, यानी एलिजाबेथ के खानदान में जो बीमारी पाई जाती है उसी को हम बोलते हैं रॉयल डिजीज। और जो क्रिसमस के दिन एक इंसान को हुआ था उसी के लिए हम बोल देते हैं क्रिसमस हीमोफीलिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है बात
क्या बात आता है, आइए गौर से सुनिए कि हमने बोला सारा का सारा मेंडल का थ्योरी पढ़ लिया, मॉर्गन का थ्योरी पढ़ लिया और किस प्रकार से हमारी बीमारियां होती हैं उसको भी पढ़ लिया। अब कुछ बातें आती हैं, कुछ बीमारियां हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ बीमारियां अलग से, कौन कौन सी बीमारियां आ जाएंगी, गौर से सुनिएगा। अगर हमारे शरीर में म्यूटेशन हो रहा है इस प्रकार से कि अगर हमारे शरीर में म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन को भी याद रखेंगे, म्यूटेशन चेंज इन जीन, यानी कि अगर हमारे शरीर में जीन में चेंज हो रहा है उसको बोल देंगे म्यूटेशन। और म्यूटेशन ही क्या कहला रहा है, वेरिएशन, यानी कि हमारे शरीर का पेरेंट से अलग होना क्या कहलाएगा, वेरिएशन। अब बोला जा रहा है कि म्यूटेशन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जीन में चेंज होगा जीन म्यूटेशन, क्रोमोजोम में चेंज होगा क्रोमोजोमल चेंज यानी क्रोमोजोमल म्यूटेशन। उसी आधार पर 3 बीमारियां और हैं क्रोमोजोमल के लिए, यानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को। पहला बीमारी जिसको हम लोग बोलेंगे लाइन फिल्टर सिंड्रोम। दूसरा बीमारी आपका हो जाएगा, दूसरा बीमारी डाउन सिंड्रोम। और तीसरा बीमारी जिसका नाम होता है टर्नर सिंड्रोम। क्या याद रखेंगे, मान लेते हैं कि कोई भी नॉर्मल मेल है या फीमेल है, यानी नॉर्मल इंसान है, उसके अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं, लेकिन अगर उसमें ऐसा हो कि एक क्रोमोजोम बढ़ जाए या घट जाए तब कौन सा बीमारी होगा, तो जब बढ़ जाता है तो उसमें 2 बीमारी आता है। इसमें 47 क्रोमोजोम हो जाएगा तो लाइन फिल्टर होगा, अगर 47 क्रोमोजोम हो जाएगा तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो फीमेल में होता है और ये जो नॉर्मली देखा जाए मेल में होता है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम घट जाता है, 45 क्रोमोजोम हो जाते हैं। ये है आपका पूरा का पूरा जेनेटिक, यानी कि किस प्रकार से इनहेरिटेंस काम करता है, किस प्रकार से वेरिएशन करता है। आप इस पूरे चैप्टर को अपने दिमाग में समराइज कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से जितने भी चैप्टर्स हैं सबको हमारे साथ जुड़कर पूरा का पूरा क्लियर करते चलें। और अगर सच में आपको इस कंटेंट को पढ़कर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाएगा। तो अब इसी प्रकार से और भी आगे वीडियो लेकर मिलते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।